देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पॉडकास्ट #जम्मू वुमनिया में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। पॉडकास्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ प्रोफेसर शालू गुप्ता से। लेकिन उससे पहले मैं एक कहावत जरूर कहना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि अगर हादसे ना हो जिंदगी में तो जरिया या मकसद नहीं मिलता जीने का। तो ये जो मैंने मुहावरा बोला है ये बखूबी बड़े बेहतरीन तरीके से प्रोफेसर शालू गुप्ता की ज़िंदगी पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि 1995 में एक एक्सीडेंट के दौरान इनके दोनों हाथ चले गए, लेकिन हादसों ने जीने की वजह दी और ये रुके नहीं, आगे की ओर बढ़ते चले गए और अपने सफ़र को इतना खूबसूरत बना लिया कि आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर्स की और साथ ही साथ शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इनके और अपनी लाइफ को बड़ी ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं #जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट में, जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। हेलो मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको थैंक यू। आप टाइम नहीं हमारा बन पा रहा था और आज आप फाइनली टाइम निकाल के हमारे पास आ ही गई। मैम, हादसे जिंदगी को जीने का एक वजह भी देते हैं, लोग डर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए हादसे एक इंस्पिरेशन भी बनते हैं। 1995 में आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके दोनों हाथ चले गए, ये फिर उसके बाद से आपने ज़िंदगी शुरू की, तो ये पूरा वाकया क्या है आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। एक ऐसी तारीख है जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं क्या मतलब मेरा पूरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। 90 अक्टूबर 1995 को मंडे था उस दिन, तो शाम के कोई 7:30 के करीब मैं सोई हुई, मेरे को नहीं पता था कि अगले पल क्या हो जाना है। मेरे को अचानक याद आया कि मेरे को एक सीरियल देखना है। उस टाइम आज केबल इतना फेमस है, नेट इतना फेमस है, हम लोग यूट्यूब वगैरह देखते, बट उस समय डीडी मेट्रो फेमस हुआ करता था, DD2 अगर आपको याद होगा। तो वहाँ पे एक सीरियल आता था आरज़ू करके शाम को, तो मेरे को अचानक याद आया मेरा सीरियल चला जाएगा। तो मैंने अपने ब्रदर को कहा, छोटे भाई को, वो आज अब नहीं है इस दुनिया में, तो मैंने उसको कहा कि मेरे को सीरियल देखना, मेरे को टीवी लगा कर दे। कहता दीदी तेरे हाथों को लगी हुई है। उसके मुंह से अचानक से ऐसे निकल गया कि तेरे हाथों को। मैं अच्छा तू रहने दे, जैसे कि मतलब हम 4 भाई बहन हैं तो चारों ही एग्रेसिव। तो मैंने कहा ये बात सुनी, मैं कहा तू रहने दे, अब अपने हाथ नहीं लगाना। तो हम दोनों अभी आपस में तीनों, मेरी छोटी बहन भी थी, हम तीनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि कौन जाएगा छत के ऊपर लगाने के लिए एंटीना। इतने में मम्मी आ गई, तो मम्मी कहते क्या हो रहा है तुम तीनों में। तो मैंने कहा ये मेरे को टीवी नहीं लगा कर दे रहे, मैंने टीवी लगाना है। तो माँ कहती कि मैं नीचे से पकड़ाती हूँ। हम लोगों ने शिफ्ट किया हुआ था कोई 5 महीने पहले ही जानीपुर में, तो मैं नीचे से पकड़ाती हूँ तो ऊपर से पकड़ ले। बट मेरे को मैंने कभी उससे पहले लगाया ही नहीं इन 5 महीनों में, और मेरे को नहीं पता था कैसे उसको एडजस्ट करना है। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि मेरे हाथों में आ गया है, अब आप छोड़ दो। जैसे उन्होंने छोड़ दिया वैसे ही सब कुछ छूट गया। मतलब वो उसको करना था बिल्कुल सीधा, मैंने कर दिया उसको ऐसे टेढ़ा सा। तो वो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा वॉट की हो तो उतनी ज़्यादा उनकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। तो मैं उनके सराउंडिंग में आ गई और सब कुछ ख़त्म। हाथ, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, दोनों हाथ मेरे जल गए। तो विदिन अ सेकेंड सब कुछ ख़त्म मैडम। तो मम्मी ने कहीं शायद सुना हुआ था कि जब करंट पास होती है तो लकड़ी फेंको तो हट जाती है। तो मम्मी फटाफट छत से नीचे से ऊपर आई, तो मम्मी ने लकड़ी फेंकी तो वो हट गया। बट मेरे पूरे, मतलब मैं गिर गई छत पर, तो मेरे पूरी बॉडी से वो करंट पास हो रही थी। मेरे कपड़े जो पहने हुए थे वो जल गए। हम कहते हैं ना कि रिश्तेदार बाद में आते हैं, आपके पड़ोसी पहले होते हैं आपके रिश्तेदार, ठीक है। मेरी जान बचाई मेरे पड़ोसियों ने। वो फटाफट उठाकर मेरे को दे, मम्मी ने तो कहा छोड़ दो ये ख़त्म हो गई है, तो उसने कहा नहीं आंटी आवाज़ आई है अभी, तो उन्होंने ऑटो में डाला और मेरे को छोड़ दिया। बट हाँ, ये प्रोसेस हुआ, इसको शायद हम महीना 28 अक्टूबर को मेरे को लगी थी और 13 दिसंबर को फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। 13 दिसंबर को मेरे हाथ मतलब उतर गए। हमने मतलब जैसे देखो घर में लड़की होती है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके हाथों को मतलब क्या कुछ भी, कोई उसको कोई आंच भी आए।
तो ये पता नहीं, अब मेरी डेस्टिनी कह लो या मतलब बदकिस्मती कह लो कि मेरे हाथ उस दिन उस रात उतर गए। फिर तो एक उम्मीद ही ख़त्म हो गई ना कि अब हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। फिर उस रात ऐसे ही हुआ कुछ कि सारे रो रहे थे, तो मैंने कहा चलो डैडी चलो, अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई, जब अब फाइनल हॉस्पिटल ही जाना। नहीं तो इससे पहले मेरे पापा को जो जहाँ बोलते थे ना, उन्होंने सब इलाज कराया, देसी भी कराया, अंग्रेज़ी भी कराया, हर चीज़। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में काश नहीं करती कि शायद यहाँ लेकर जाते तो मैं बच जाती या ये ट्रीटमेंट कराते, तो उन्होंने अपने हिसाब से मेरे को बेस्ट दिया। तो ये वाक़या हुआ मेरे साथ 13 दिसंबर को 95 में। फिर हम लोग रहे एक आधा महीना शायद, हाँ जनवरी में हम घर आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर सोचा कि आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मेरी स्टडीज़ तो बीच में ही रह गई थी, 12th में थी तब मैं, तो मुबारक मंडी में। तो फिर मैंने कहा कि एग्ज़ाम दे लेते हैं आप। मेरा भाई मेरे से 1 साल ही आगे था, तो उसके नोट्स में ज़्यादा पहले तो ऐसे ही होता था। आजकल बच्चे कहते हैं कि हर साल ट्यूशन है, तो पहले नोट्स ही रेफर किए जाते थे। तो मेरे पास उसके नोट्स थे, तो मैंने कहा चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बीच मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरा भाई मेरा प्रैक्टिकल चेक करवाने स्कूल गया। तो मेरी प्रिंसिपल मैम ने चेक नहीं की मेरी कॉपी। उन्होंने ये कहा कि लड़की इरेगुलर है पिछले 2 महीनों से, जबकि अगर वो मेरा पीछे देखते तो मैं बड़ी पंक्चुअल स्टूडेंट हूँ। अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कभी भी मैंने कोई ऐसे छुट्टी नहीं। इंसिडेंट के बारे में पता था जो आपकी प्रिंसिपल? शायद मतलब कह नहीं सकते उसको, मेरे भाई ने बताया या नहीं, बट उन्होंने मेरे प्रैक्टिकल चेक करने के लिए उन्होंने नहीं किया। तो मेरा भाई घर आया तो उन्होंने प्रैक्टिकल फेंक दिया। मेरा भाई कहता बस शालू आज और अभी से मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, और अब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब हमने ये क्लियर करना है 12th का एग्ज़ाम। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका हार्ड वर्क ले लो या मेरा ले लो, हम दोनों का, तो मैंने ये एग्ज़ाम दिए। मोर देन हाफ पेपर मैं छोड़ के आती थी, जितना मेरे से लिखा जाता था। हेल्पर मैंने लिया नहीं, शायद हमें पता नहीं था कि हेल्पर मिलता है उस टाइम की, तो हेल्पर नहीं लिया। जितना मेरे से लिखा जाता था उतना मैंने लिखा। तो 3rd डिवीजन में, वो एक पूरे मेरे ना एकेडमिक में एक 3rd डिवीजन 12th में ही आई है। तो 3rd डिवीजन से मैंने 12th क्लियर किया अपना। फिर एक देखो, आप जब इतना सारा आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो कहीं एक अच्छा होता है ना, फिर हमें एक एनकरेजमेंट बच्चे को मिलती है कि हाँ जी आप पीछे नहीं देखना, अब आगे ही आगे चलना है। मैंने बस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी करा, पीजी, फिर मेरे को मास्टर्स मिली कंप्यूटर में। आप जब चलते हो ना, आपके साथ आपको दिशा दिखाने के लिए ना बड़े सारे लोग मिल जाते हैं। जब मैंने पीजी करना था, आज पीजी करने के लिए बच्चों को एंट्रेंस देना पड़ता है। हम जब करते थे, हम तो सिंपल फॉर्म भरते थे और हमारा मेरिट पे नंबर आ जाता था। तो फिर हम लोगों ने शिफ्ट, आफ्टर एक्सीडेंट हम लोगों ने जानीपुर से यहाँ पे सिटी में शिफ्ट कर लिया था। मैंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई करना, तो फिर मेरे को ऑटो पे अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो पापा ने कहा कि अब यहाँ नहीं रहना, ये अब मतलब घर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमने सिटी मूव कर लिया। तो हमने जो जहाँ मैं रहती थी ना, उसी लोकेलिटी में वहाँ बंदा था क्लर्क यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा और मेरा देखा कि ये जुलाका मौला की लड़की है, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। तब आज का बच्चा बड़ा अवेयर होता है, बड़ा फोकस होता है कि उसको पता है कि मैंने क्या करना है। पहले हम इतने अवेयर नहीं थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी कि एमसीए करनी है कि एमएससी करनी है। और मेरा शुरू से एक ड्रीम था कि मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने मास्टर्स करनी है, पर सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये पता नहीं था। तो जब मैं उनके पास गई ना, हमारा क्या होता था, मेरा कैटेगरी थी हैंडीकैप की, तो हमारा एक टेस्ट होता था इंटरव्यू सॉर्ट डीन में। तो उन्होंने मेरे को कहा, उन्होंने मेरे को बुलाया, इधर आ लड़की, तो कहते तू झुलाके में लेगी है ना, मैं भी झुलाके में लगा। तूने क्या करना है, अंदर जाके वो तेरे पूछेंगे कि तूने एमएससी करनी है या एमसीए करनी है, तूने सीधे बोल देना एमसीए करनी है। मैंने कहा क्यों? कहते जब तू बाहर आएगी मैं बताऊंगा देखो एमसीए क्या होती है। तो मैंने भी वहाँ अंदर गए, पैनल बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा बच्चे आपने क्या करना है, तो मैंने कहा सर एमसीए करनी है।
देखो वहां पे तब तक विजन क्लियर नहीं। हाँ, मगर एक अच्छी चीज ये हुई कि जब मैंने 10th की 94 में, 10 उस टाइम हमारे टाइम ना 3 महीने की ब्रेक आती थी एग्जाम के बाद, 3 महीने की ब्रेक होती थी और तब रिजल्ट आउट होता था। उन 3 महीनों मैंने टाइपिंग सीखी थी एज ए शौकिया तौर पर। और आज मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, अपने बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, मेरे बच्चे तो खैर छोटे हैं, कॉलेज के बच्चों को बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने वो ऐसे ही शौकिया तौर पर सीखी कि खाली बैठी हुई हूँ तो क्या करना है, टाइपिंग सीख लेते। वो टाइपिंग मेरी काम आई 2000 में, 94 से सीखी हुई। तो उन्होंने कहा बच्चे आपको टाइपिंग आती है? मैं कही यस मैम। उन्होंने मेरे को टाइपराइटर दिया, उन्होंने पेपर दिया, कहते फिक्स करो तो अपना नाम टाइप करो, पापा का नाम टाइप करो और MCA की फुल फॉर्म। मैंने कर दी, इतना तो पता था। कहते वहाँ उसमें से एक मैम ने बोला कि जब लड़की टाइपराइटर की कीज़ प्रेस कर सकती है, और टाइपराइटर की कीज़ बड़ी हार्ड होती है और कीबोर्ड की बड़ी सॉफ्ट होती है, तो उन्होंने कहा ये तो आराम से कीबोर्ड चला सकती है। तो उसी टाइम मतलब मेरा एक किस्म का एडमिशन हो गया था। 70% उन्होंने कर दिया, 30% फॉर्मल जो प्रोसीजर होता था वो। वहाँ हमारे उस टाइम HOD सर होते थे डॉक्टर ललित मंगोत्रा, जो डोगरी संस्था के भी हैं डायरेक्टर। तो उन्होंने बस मेरे से 2 फॉर्मेलिटीज़ टाइप करवाई कि बच्चे ये मेरे को कप पकड़ा दें और ये फ़ोन रिसीवर, ऐसे ही नॉर्मल सा। तो उन्होंने कहा सैटरडे था उस दिन, कहते मंडे को आकर अपनी एडमिशन कराना। फिर तो मतलब एक एम ही सेट हो गया ना कि आप मैंने मास्टर्स करनी है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, प्रोफेशनल हो गए। तो मैंने कहा मेरी जॉब पक्की है। तो पता नहीं था कि अभी स्ट्रगल बड़ा लंबा है मेरा। फिर जब मैंने MCA करी तो रिसेशन पीरियड आ गया, घर वालों ने बाहर जाने नहीं दिया। फिर मैंने अपना 2004 मैंने फॉर्म भरा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कंट्रेक्चुअल, बट मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैं ऐसे ही घर में बैठी हुई थी, तो मेरे सीनियर्स थे, वो हमारे ही वहाँ पर रहते थे, वो घर आते थे रोज़। तो उनको मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, मैं कहा सर आप खुद तो जॉब करते हो, मेरी जॉब नहीं लगाई आपने, आपका ऐसे ही बहन बहन बोलते रहते हो आप। तो कहते कल चली जाना कावा, तो वहाँ तेरा हो जाएगा। हाँ जी, ये नरवाल में है ना जी। हाँ जी। कहते तेरा इंटरव्यू होगा, तू चले जाना इंटरव्यू देने। मुझे नहीं पता, जब मैं इंटरव्यू देने गई मुझे नहीं पता था वहाँ पे सारे टीचर्स ही बैठे हुए हैं, मैं तो जस्ट स्टूडेंट बैठा। मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। उन्होंने कहा आ जाओ आप कल से पढ़ाने के लिए। मैंने 1 साल दिया वहाँ, 1 साल नहीं ज़्यादा ही दिया, बट 1 साल मैंने रेगुलर दिया। नेक्स्ट ईयर मेरी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ साइंस कॉलेज में हो गई, गवर्नमेंट GGN साइंस कॉलेज में एज ए कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। फिर हमने फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा। फिर मैंने सारे मतलब ऑलमोस्ट मैंने सिटी में मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ाया है। हाँ, कॉमर्स कॉलेज में, परेड कॉलेज में, गांधीनगर कॉलेज में। तो ये कहना गलत नहीं होगा, अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते खोल भी देता है। तो वो उसका उदाहरण आप है। हाँ, मैंने मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो एक टाइम ये था कि मुझे लगता था कि बस ये एरिया जो है मेरे लिए इतना ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चल नहीं पाती थी। आज तो मैं मतलब दिल्ली तक अकेली चली जाती हूँ। ड्राइव करते हैं? हाँ, मैं ड्राइविंग भी सीखी है अभी। तो आप कभी लगा लो कि एक टाइम वो था, मैं इतने से कदम चलने के लिए भी मतलब डिपेंडेंट थी किसी के। कोई मेरे को दोनों तरफ पकड़ता था तो मैं चल पाती थी, और मेरे पाँव से खून निकलता था। तो ये मैं सबको कहती हूँ कि अगर आप, भगवान ना करे पहले तो किसी के साथ ऐसा हो, और अगर हो तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर फैमिली सपोर्टिव ना हो तो बच्चा टूट जाता है। मगर टचवुड मतलब मेरी फैमिली ने एक्सीडेंट से लेकर शादी के बीच में 17 साल का टाइम था मैम। इन 17 सालों में मेरे को कभी याद नहीं आता कि मेरे को कभी किसी ने कुछ जताया ही होगा। हम 4 बहन भाई हैं, कभी नहीं, हमेशा मेरे को टॉप प्रायोरिटी मिली है। मैं जो कहती थी वही पत्थर की लकीर होती थी, जो करती थी वही ठीक होता था। मतलब मैं कहती थी कि शायद मैं ऐसे भी सोचती थी कि ये अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद शालू कहीं और बैठी होती, ऐसे ही गुमनाम सी। आज मेरी एक पहचान है, मेरे को जानते हैं लोग। तो मैं कहती थी ये एक्सीडेंट ना मेरे लिए ना, मैं इसको अब स्ट्रेंथ लेकर चलती हूँ। तो मेरे को इस एक्सीडेंट ने एक नया जीवन, हाँ,
एक राह दी कि मेरे को अब कुछ करना है, मेरे को सिर्फ शादी नहीं करनी है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को नौकरी करनी है और मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो शालू जी, जब पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, सोसाइटी में बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को लेके सिंपैथेटिक तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी। जी, मैं ये इसका भी एक इंसिडेंट है मेरे पास। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तब मैं ना मतलब मैं बड़ा ऐसे शाई सी चलती थी कि मतलब कि मेरे को कभी कोई देखेगा तो क्या समझेगा। मैं पूरा मैंने मतलब पहले मैंने आर्टिफिशियल लिम्स लगाए हुए थे, तो मैं पूरा दुपट्टा कवर करके चलती थी। फिर मेरी फ्रेंड है पारुल, उसकी मम्मी ने मेरे को, मतलब मैं गई उनके घर में, उसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि ये तू कवर क्यों करके रखती है। मैं कहा ऐसे ही कोई देख ना ले आंटी। तो कहते कि तूने खुद से किया हुआ है, नहीं ना, तेरे साथ ये हुआ है। तो उस दिन आंटी ने मेरा यहाँ से सेफ्टी पिन उतारा और दुपट्टा गले में किया। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कभी भी नीचे देखा। और एक मेरे को मैटाडोर में अंकल मिले थे जब मैं यूनिवर्सिटी से घर आई। तो उन्होंने कहा कि बच्चे आपको ना गाड़ी में, क्योंकि आप जब आप चलते हो ना, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक आपको एनकरेज करते हैं, एक आपका हौसला अफजाई करते हैं, और दूसरे कहते हैं हाय हाय बेचारी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपने ना जो आपका रास्ता है, आपने सिर्फ अपने रास्ते को फोकस करना है। लोग क्या कहते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस मतलब देख लो, इस इंसिडेंट को भी शायद हुए अब 2004 में बड़ी पड़ी हुई हूँ, 20 साल हो गए। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी कुछ बोलता है ना, आप उसको ले लो, उसको कैसे लेना है वो आपको खुद सीखना है। जी, तो कोई ऐसा इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट जो आज भी आपको चेहरे पे मुस्कान लाता है? कभी भी आप बैठते हो उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं और मन में सोचते हैं हाय यार वो टाइम बड़ा मस्त था? ऐसे तो बड़े सारे हैं। देखो पता क्या, मेरा ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर सलारिया सर ने। तो जब मैं ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो मैं हर हफ्ते ना, मेरा हर हफ्ते विजिट होता था, आई थिंक फ्राइडे को शायद। तो हर फ्राइडे को मैंने कुछ नया किया होना, जैसे कभी खाना खा लिया, कभी कोई बाल्टी उठा ली, कभी आज कोई नया काम किया होना। तो उन्होंने इतना मतलब इंस्पायर होना ना मेरे से, उन्होंने कहना सुभाष जी, मेरे पापा का नाम है सुभाष, तो सुभाष जी आपकी बेटी तो बड़ी तेज है। तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उनका बेटा उस टाइम 9th में था, और साथ में उन्होंने ना मेरे को ऑफर करी, वो जो हॉस्पिटल में वो नहीं बनाते, स्लिप्स बनाते थे, तू आ जा वहां पे। तो जॉब मेरी बड़ी लेट लगी, जॉब मेरी अभी लगी 2017 में, 2004 की मैं पास आउट। तो मैं एक दिन ना ऐसे ही बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैं कहा माँ, अगर वो ही ले दी होती इसलिए जॉब, तो आज मैं परमानेंट हो गया। तो ऐसे मगर ये जो है ये मेरे को कभी नहीं सही में इंसान के साथ कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जो बिना वजह आपकी मुस्कान की वजह भी बन जाते हैं। शालू जी, जॉब आपने फिर स्टार्ट की, फिर शादी आपकी हुई। शादी में जब आपके हस्बैंड से आपकी बातचीत हुई, वो भी हम आपसे वो भी ये भी एक फनी इंसिडेंट है। हमारे दर्शक चाहेंगे ये मैडम हम लोग ऐसे ही मिल गए थे लोकल मैटाडोर। अच्छा, मैटाडोर। हाँ, उनको लगा कि लड़की झूठ बोल के निकल गई। उन्होंने मेरे को पूछा कि आप पढ़ाते हो? हम लोग एक ही सीट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे होता है ना, जो कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देखता है ना, छोटा बड़ा बूढ़ा, वो थोड़ा सा होता है कि ये काम कैसे करती है। तो इन्होंने मेरे से पूछा, ये पहले मेरे को देख रहे होंगे, तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आप पढ़ते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाती हूँ। उस टाइम मैं कॉमर्स कॉलेज में थी, 2006 की बात है, और मैं बच्चों को पढ़ाकर आ रही थी कावा से। अच्छा। और हमें पूजा हॉलीडेज पढ़ रही थी, उस दिन पूजा हॉलीडेज थी। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई डाउट होगा। एक इंसिडेंट आपको याद है डेट के साथ? डेट नहीं है, पूजा, लेकिन इंसिडेंट्स याद है आपको सारे? ये इंसिडेंट तो वैसे भी नहीं भूल सकते थे आप। ये नहीं भूल सकते। ये मैं अपने बच्चों को सुना दूं, वो पूछते हैं कभी मेरे से ना, तो इनको लगा कि ये बोल के निकल गई। आप देखो, और अगर किसी मतलब दो लोगों को मिलाना होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि कायनात। और उस ग्रुप में से एक लड़का था जो इनको जानता था। ओके। तो मैं तो जिन्हें आप पढ़ाती थी? हाँ, जिनको मैं उस टाइम पढ़ाकर आ रही थी। Okay. और वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी, मेरे को काबा से एक बैच मिला हुआ था
4-5 स्टूडेंट्स का, उनको पढ़ाना था जी। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको इन 4-5 दिन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैंने नंबर देकर आई थी। तो बच्चों को नंबर देना तो कोई मतलब वो नहीं है, तो उनमें से कोई एक इनको जानता था। ये मैं तो निकल गई अपने स्टॉप में, उतर के चली गई घर। ये शॉप पे बैठ के ना सोच रहे थे कि यार वो लड़की कैसी होगी, कैसे काम करती है। तो इतने में वो लड़का आ गया जो मेरा स्टूडेंट था, जो इनको जानता था। वो कहते क्या भैया इतने परेशान क्यों गए थे, तू कोई मैडम को जानता है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाती है जिसके दोनों हाथ नहीं है। कहते क्या बात करते हो, तुम्हें को अभी पढ़ा कर आई हो। तो कहते नंबर है। मतलब आप बिलीव करोगे, कच्ची शामनी से मैंने जैन बाजार तक जाना था, उतनी देर में इन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया। और अभी जस्ट मैं घर पहुंची हुई थी, पानी पी रही थी, तो मेरे को कॉल आ गई। तो देखो आप नॉर्मल हम कैसे जानते हैं किसी को कि 100 लोग बैठते हैं 10 मतलब स्टॉप तक, कि आप सबको थे ना हम देख रहे थे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। तो इन्होंने मेरे को कॉल करी कि ऐसे ऐसे मेरा नाम है और मैं अभी आप ही के साथ बैठा हुआ। मैं कहा मेरे को क्या पता कौन फिर बस ऐसे ही हम मिले। मगर इनकी एक बात थी जो अच्छी लगती थी, केयरिंग बड़े हैं बस, ध्यान रखते हैं। अगर मैं कुछ बोलती थी तो वो कर देते थे, तो यही चीज बस शायद अच्छी लगी। शायद एक वाइफ को यही चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो केयरिंग हो। पैसा या पर्सनालिटी वो तो बाद की बातें होती हैं। अगर कंपेनियन जो है आप में 10 लाख बुराइयां है ना, तो अगर उसको बुराइयों को ना लेकर अच्छाई लेना तो उसको लगता है कि यही सही इंसान। पूजा शालू जी, ऐसी सोचना बहुत कम लोगों की है, और मैं जितनी भी हम लोगों ने आपसे बातचीत की है, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव माइंडेड है। बड़ा कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, आप मेरा जो लॉस है ना वो इरिपेयरेबल है, ठीक है, वो मेरे को कभी वापस तो मिलने नहीं हाथ। तो उस चीज को क्यों, उस चीज को अगर मैं लेकर रोती रहूं ना बैठ के, फिर मेरे पास तो कोई नहीं आएगा ना, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बेकार हो जाएगी। फिर ये जिंदगी बड़ी मुश्किलों से मिलती है हमें, इसको संवारना और इसको बेकार करना दोनों ही हमारे हाथ में। तो मैं उसको अच्छे से क्यों ना लेकर चलूं, अच्छा करूंगी, अच्छा रहूंगी, अच्छी हंसती रहूंगी तो सारे मेरे को देखेंगे। और मैं रोती नहीं, मैंने ये कहा ना मैं दूसरे नंबर पर हूँ। आफ्टर एक्सीडेंट बड़ी सारी चेंजेस आ गई, मेरे पेरेंट्स मेरे बड़े क्लोज हो गए, मतलब वो मेरी एक स्माइल पर ही जीते थे, ठीक है। अगर मैं रोती थी तो वो भी रोना लग पड़ते थे। तो इसलिए हमने तब से सोचा रोना नहीं, अगर रोना है तो अलग बैठ के रो लो, बट मैं दुखों को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देती। थोड़ी देर रो लेती हूँ कभी, फिर मैं ठीक होकर आ जाती हूँ वापस। जब कभी काम नहीं होता फिर मेरे को लगता है कि यार मैं ही क्यों, मगर मैं वो काम फिर करती हूँ। जैसे अभी आपने कहा गाड़ी चला लेते हैं, हाँ अभी लास्ट ईयर में बीमार होगी तो ड्राइवर, जब जरूरत हुई तो ड्राइवर छोड़ दिया। फिर जब मैंने दोबारा से अपनी जॉब रिज्यूम की तो मेरे को नीड थी ड्राइवर की, क्योंकि मर्ड तक जाना अकेले पॉसिबल नहीं है। जिद में एक दिन मेटाडोर में गई मगर वो पॉसिबल नहीं था। 3 मेटाडोर कौन चेंज करे, पावे से जीवल से बोड़ी से आगे वो गई वो, मैं तो फिर मेटाडोर में ही जाके। तो फिर मतलब ये इन्होंने कहा कि तू गाड़ी चला लेती। मैं कहा सच में, मैंने गाड़ी चलाना सीखी अपने हस्बैंड से, और आज भी चला लेती हूँ अगर वो बैठे हो साथ में। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, मेरी देवरानी बैठी हुई थी तो मैंने जल्दी में गाड़ी छोड़ दी। और मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स, मम्मी पापा के बाद अगर मेरे को कोई संभाल सकता है तो ये संभाल सकते हैं, और कोई नहीं। चलो जी, आप पता है कैसी शख्सियत है, आप वैसी शख्सियत है जो छोटे छोटे मोमेंट्स को ना एंजॉय करती है। मैडम देखो, ये हमने वो मूवी देखी है ना, वो मुकद्दर का सिकंदर, उसमें एक गाना है ना, तो उस गाने को ही मैं याद रखती हूँ। फिर मेरी लाइफ में यही फिलॉसफी है कि जब आप कहीं दूसरे घर में जाते हो ना, अब आपको बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मैंने खाना बनाना सीखा, अब पहले मेरे को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, आज मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो लाइफ आपको ना बड़े कुछ सिखाती जाती है, और आपको सीखना भी चाहिए। हाँ, आपको सीखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो सारा ही परफेक्ट हो और मतलब वो बड़ा सही हो। मेरा मानना है कि सही कोई नहीं होता, परफेक्शन से ही, प्रैक्टिस से ही। हाँ, तो बस हम लोग हंसते जाते हैं, करते जाते हैं, चलते जाते हैं। लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। और लाइफ में सबसे बड़ी खुशी? अब मेरे को लगता है कि मेरा
जो मेरे को मेरी जॉब है वो मेरी ड्रीम जॉब है, ठीक है। मेरा घर भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जो अगर स्ट्रेस भी होता है ना कभी लाइफ में, उन दोनों को देख कर उतर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, अब नहीं चाहिए कुछ भी भगवान से। वैसा तो है, वैसे तो एक इंसान की ना वो मतलब होती है ना कि इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती जब तक जिंदगी है। हम कहते हैं, पहले कहती थी मैं कि भगवान जी बस एक जॉब चाहिए। फिर देखो एक टाइम वो भी था जब मैं चलती थी तो मैं ये सोचती थी भगवान जी मेरे बच्चों का क्या कसूर है। मैं बड़ी सारी चीजें होती हैं मैडम जो आप उनकी पूरी नहीं कर पाते थे, ठीक है। जब मेरी जॉब लगी तो वो शिकायत भी दूर हो गई। फिर हम कहते थे, फिर मैं कहती हूँ मेरी पीएचडी होनी चाहिए, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। जब शायद डॉक्टर लग जाएगा तो मैं कहूंगी कि पोस्ट डॉक्टरेट। ऐसा तो कभी नहीं खत्म होती। तो आजकल मैं उनको बड़ा फॉलो करती हूँ, सुधा मूर्ति को, ठीक है। हाँ, वो कहती है कि जैसी भी सिचुएशन हो सिर्फ खुश रहना चाहिए आपको। आप जब आप सेटिस्फाइड होना सीख जाओगे ना तो आप सब कुछ हाँ, आपके पास है। तो इसलिए खुश रहा करो। और उनकी एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, पैसा भले ही चला जाए बट टाइम नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं टाइम को बड़ा और आखिरी सवाल आपसे कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं जो छोटे छोटे हादसों पर भी जीना छोड़ देते हैं। लाइफ देखो, ये मेरा ये मानना है कि ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, और ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आजकल जैसे हम सुनते आते हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं, तो जिंदगी हमारी भी नहीं, ये जिंदगी हमारे पेरेंट्स की है जो अपना खून पसीना बहाकर हमें बड़ा करते हैं। हमें पे बैक करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि उनसे बिना पूछे अपनी जिंदगी लेने का। आप जीते जी उनको मार देते हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, जैसे मतलब मेरा स्ट्रगल बड़ा लंबा है। 12 साल कंट्रेक्चुअल रहकर मैंने परमानेंट जॉब ली है। तो मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलों से जो जीत जाए वही सिकंदर है। और हर कोई सिकंदर बनता नहीं है, मगर बनना चाहिए सिकंदर। बस मैं यही सबको कहती हूँ कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए अपनी लाइफ से। थैंक यू। शालू गुप्ता जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आज आपने हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है, आई एम श्योर इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जरूर आपसे एक इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करेंगे। तो हैशटैग जम्मू वुमनिया में आज आपकी मुलाकात करवाई प्रोफेसर शालू गुप्ता से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर्स की, और इस समय जो इनकी लाइफ है बड़ी ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। हादसे ने इनकी जिंदगी को रोका नहीं और ना ही ये खुद रुकी, आगे बढ़ती चली गई। अपने सपनों को पूरा करना था, इसलिए हौसले इनके काफी ज्यादा बुलंद थे। आज अपनी लाइफ से इतनी सेटिस्फाइड है कि भगवान को भी शुक्रिया अदा करती हैं कि तूने जहां भी रखा है बहुत ही खुश है। और इनका एक मैसेज उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बात पर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने लग जाते हैं। तो ऐसे में ये एक आपके लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है कि जिंदगी में कुछ भी हादसा हो जाए तो उस हादसे को कभी नेगेटिव तरीके से ना ले, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाएं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।